क्या आप इस साल यानी 2025 में केदारनाथ चार धाम के दो प्रमुख धाम केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं? केदारनाथ और बद्रीनाथ कैसे पहुँचें? केदारनाथ बद्रीनाथ में स्टे के क्या बेस्ट ऑप्शंस हैं? दोनों धाम में खाने को क्या अवेलेबल होगा, और साथ ही क्या आपको इस यात्रा के लिए पैकेज लेना चाहिए या आप खुद इस यात्रा को प्लान कर सकते हैं? आइए आपके इन सभी सवालों के साथ साथ दो धाम यात्रा की एक कंप्लीट और डिटेल्ड जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। अगर आप इस साल केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की यात्रा पे जाना चाह रहे हैं या जाने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि स्टे के क्या क्या ऑप्शंस हैं वहाँ पे, क्या यात्रा रूट है, कैसे आप पहुँचेंगे, कहाँ रुकेंगे, क्या खाएंगे पिएंगे, हर चीज़ की एक डिटेल्ड जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। मैंने इस वीडियो को बेसिकली 4 पॉइंट में समराइज़ कर दिया है ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके इस दो धाम यात्रा में। चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टूर प्लान बताने वाला हूँ केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का। अगर इस आप टूर प्लान को फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आपके पास 7 दिन है तो मैं बताऊँगा आपको किस तरीके से टूर प्लान करना है। देखिए, सबसे पहले डे 1 की मैं बात करूँ। डे 1 देखिए, आप कहीं भी हों, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप ऋषिकेश डे 1 में पहुँच जाते हैं मॉर्निंग में। तो ऋषिकेश जब आप पहुँच जाते हैं तो ऋषिकेश से सबसे पहले जब आप इस रूट में आगे बढ़ेंगे, जो मैंने रूट बताया है, तो सबसे पहली जो जगह आएगी वो आएगी देवप्रयाग। देवप्रयाग पहली जगह आएगी। तो चाहे अपनी गाड़ी से हो, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से हो, चाहे बस से हो, किसी से भी हो, आप जब आप आगे बढ़ेंगे तो देवप्रयाग जगह आएगी। अपनी गाड़ी में रहने का फ़ायदा ये है कि आप इस जगह पर रुक के कुछ समय यहाँ पर बिता पाएंगे और यहाँ के सिग्निफिकेंस को समझ पाएंगे। देवप्रयाग में देखिए, अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो क्या क्या कर सकते हैं वहाँ रुक के। सबसे पहले आप जो वहाँ पर संगम है, भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम है, बहुत पवित्र संगम है। 2 डिफरेंट कलर की स्ट्रीम मिलती हैं और यहीं से ही माँ गंगा नाम पड़ता है। तो ये आप देख पाएंगे वहाँ पर। साथ ही साथ वहाँ पर एक बहुत प्राचीन मंदिर है, रघुनाथ जी मंदिर, जो मैंने कई वीडियोस में बताया आपको। यहाँ पर भगवान राम ने कई वर्षों तक तपस्या की थी, क्योंकि भगवान राम ने जब रावण का वध किया था तो उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगा था और उसके प्रायश्चित के लिए वो यहाँ पर आए थे। तो एक रघुनाथ जी टेम्पल हो गया, मैंने संगम बताया वो वहाँ पर दशरथ शिला है, और दशरथांचल पीक भी बोलते हैं उस जगह को। तो ये 3-4 जो जगह है ये आप ज़रूर मतलब देखिएगा, दर्शन करिएगा। साथ ही साथ जो मेन संगम है वहाँ पर 3 कुंड माने जाते हैं। एक बोलते हैं ब्रह्म कुंड है वहाँ पर जो भागीरथी में है, एक अलकनंदा नदी में है वो वशिष्ठ कुंड बोला जाता है, और एक तीसरा कुंड सूर्य कुंड भी बोला जाता है वहाँ पे। तो जब आप देवप्रयाग जाएंगे तो आप इन जगहों को, इनके दर्शन और इनको देखिएगा ज़रूर, इनके बारे में जानिएगा ज़रूर। अब जब आप देवप्रयाग से आगे बढ़ेंगे तो वो जो पहली जगह देवप्रयाग से आगे पड़ेगी वो पड़ेगी श्रीनगर। श्रीनगर देखिए, देवप्रयाग से जो श्रीनगर की डिस्टेंस है ये मान के चलिए 35 से 36 किलोमीटर आपको पड़ेगी। तो 1 घंटा टाइम लगेगा आपको यहाँ पहुँचने में, श्रीनगर पहुँचने में। श्रीनगर उत्तराखंड में ही एक जगह है, श्रीनगर कश्मीर वाला अलग है। टाइम हो तो घाट भी जा सकते हैं आप श्रीनगर के, जहाँ अलकनंदा नदी का प्रभाव देखिए कितना तेज़ है। काफ़ी खूबसूरत जगह है श्रीनगर। अगर आप श्रीनगर उस रूट पे नहीं गए हैं पहले तो आपको बहुत अच्छी जगह लगने वाली, बहुत पीसफुल जगह है, मंदिर भी बहुत पीसफुल है। तो श्रीनगर में आप कुछ देर रुकिएगा फिर आगे बढ़िएगा। तो जो नेक्स्ट जगह आएगी श्रीनगर के बाद है बेसिकली धारी देवी मंदिर, धारी देवी टेम्पल। ये आगे जब बढ़ेंगे आप तो बीच हाईवे में ही आपको दिखाई देगा, ऊपर से ही दिखाई देगा, वो नदी के बीच में ही पड़ता है धारी देवी मंदिर। और माना जाता है कि धारी देवी जो है उत्तराखंड की कुल देवी बोली जाती है। तो ये जो रूट पड़ता है ना, श्रीनगर से आप आगे बढ़ेंगे तो ये रुद्रप्रयाग वाला रूट पड़ता है और बीच में ही ये मंदिर पड़ता है। तो इनके दर्शन अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से हैं तो, या फिर आप शेयरिंग टैक्सी से भी हैं, तब भी आप जाके, क्योंकि थोड़ा सा नीचे जाना पड़ता है उसके लिए अलग रास्ता गई है, दर्शन कर सकते हैं आप। थोड़ा सा टाइम लेके चलिएगा तो आपको ईजी रहेगा पूरी यात्रा मैनेज करने में। तो धारी देवी के मंदिर आप दर्शन जरूर करिएगा। उसके बाद जब आप धारी देवी के आगे बढ़ेंगे तो सबसे मेन जगह जो आएगी रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग देखिए एक डिस्ट्रिक्ट भी लगता है और रुद्रप्रयाग सिटी भी है। तो केदारनाथ जो मंदिर है ना वो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, और जो रुद्रप्रयाग ये जो मैं बता रहा हूँ ना ये सिटी है। रुद्रप्रयाग बहुत फेमस जगह है। यहाँ से 2 रास्ते कटते हैं, एक बद्रीनाथ धाम को जाता है, एक केदारनाथ धाम को जाता है। तो रुद्रप्रयाग जब आप पहुँचेंगे
तो रुद्रप्रयाग में देखने लायक बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे वहाँ पर आप, सबसे पहले वहाँ पर देखेंगे आप संगम को। जब आप देखेंगे कि अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी का क्या खूबसूरत वहाँ पर संगम है। मंदाकिनी नदी का पानी एकदम ग्रीन है और अलकनंदा का एकदम वाइट, बहुत ही खूबसूरत लगता है वो पानी। और मंदाकिनी नदी मैंने आपको बताया केदारनाथ से होके आती है और अलकनंदा बद्रीनाथ साइड से होके आती है। इन दोनों का जो संगम होता है, तो कुछ लोग मानते हैं केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का संगम ही रुद्रप्रयाग में होता है, क्योंकि दोनों नदियाँ वहाँ से आके यहाँ मिलती हैं। तो सबसे पहले आप संगम देखिएगा। संगम से सटा एक मंदिर है प्राचीन रघुनाथ जी मंदिर, इनके दर्शन करिएगा, बहुत प्राचीन मंदिर। और संगम से सटी ही एक जगह है, उसको बोला जाता है नारद शिला। नारद शिला जो है, नारद भगवान ने भगवान शंकर की यहाँ पर कठोर तपस्या की थी। भगवान शंकर जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने संगीत का ज्ञान दिया नारद जी को। तो इस नारद शिला को भी आप देखिएगा, आप कुछ इसका हिस्सा बचा है, पूरी नारद शिला अभी नहीं है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, रुद्रप्रयाग में कई और फेमस जगह। आपने एक राक्षस का नाम सुना होगा भस्मासुर, जिसपे वो हाथ रख देता था वो भस्म हो जाता था। भगवान जब वो भगवान शिव के पीछे पड़ा था, तो भगवान शिव जो है यहाँ आकर कुछ समय रुके थे यहाँ की गुफाओं में। तो जिस जगह पे वो रुके थे उस जगह पे आज एक मंदिर है, वो भी एक गुफा में ही मंदिर है, कोटेश्वर महादेव मंदिर। उसके दर्शन आप ज़रूर से ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ एक मंदिर मैं आपको और बताता हूँ, वो है कार्तिक स्वामी मंदिर। वो दूर है, रुद्रप्रयाग से करीब 30 से 40 किलोमीटर दूर है, लेकिन उत्तराखंड टूरिज़्म जो है उसको बहुत प्रमोट कर रहा है आज के टाइम पे। उत्तराखंड टूरिज़्म की आप वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो उस मंदिर का आप डिटेल्ड जानकारी ले सकते हैं। लेकिन वो ये मान के चलिए कि अगर आप कार्तिक स्वामी मंदिर जाना चाहते हैं तो फिर आपको पूरा एक दिन लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ट्रैकिंग भी है 3 से 4 किलोमीटर की। लेकिन अगर आप केदारनाथ मंदिर की साइड जा रहे हैं तो जो मैंने बताए मंदिर, उनके आप दर्शन भी करिएगा, संगम भी देखिएगा, फिर ही आगे बढ़िएगा। तो कुछ समय यहाँ पर बिता लीजिएगा, आधा घंटा 1 घंटा यहाँ ज़रूर बिताइएगा रुद्रप्रयाग में। जब आप ये इतना जगहों पे एक दिन में आप ट्रैवल करेंगे ना, मंदिर के दर्शन भी करेंगे और इतनी दूर आएंगे भी, तो आपको हो जाएगा टाइम, रात हो जाएगी, थक जाएंगे आप। फिर डे 1 में जो है आप स्टे करिएगा रुद्रप्रयाग में। जो जैसा कि जो मेरा प्लान मैं आपको बता रहा हूँ, रुद्रप्रयाग में पहले दिन स्टे करिएगा। अब डे 2 में क्या करिएगा, देखिए आप डे 2 की मैं बात कर रहा हूँ। डे 2 में क्या करिए आप रुद्रप्रयाग से सीधे निकलिए अगस्त्य मुनि के लिए। अगस्त्य ऋषि का आपने आश्रम सुना होगा, नाम सुना होगा। पे आगे बढ़ेंगे तो ये जगह है अगस्त्य मुनि, एक जगह आएगी, प्रॉपर टाउन आता है, वहीं पे एक अगस्त्य मुनि का आश्रम है, टेम्पल भी है वहाँ पे। तो वहाँ आप रुकिएगा, उनके दर्शन जरूर करिएगा, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। तो सेकंड डे में सबसे पहले आप रुद्रप्रयाग से अगस्त्य मुनि जाएंगे। अगस्त्य मुनि से जब आप आगे बढ़ेंगे तो सब दूसरी जो इसके बाद जो जगह आएगी, सबसे मेन जगह, वो आएगी गुप्त काशी। देखिए गुप्त काशी का बहुत महत्व है। जैसे इसके नाम में काशी जुड़ा है ना, तो काशी ये बोली जाती हिमालय की काशी, और ये गुप्त रूप से है। क्यों? इसके पीछे बहुत पौराणिक कथा, पुरानी कथा है। जब पांडवों ने कौरवों का वध किया तो शिवजी बहुत क्रोधित थे। शिवजी को प्रसन्न करने के लिए पांडव पहले बनारस गए, काशी गए, तो भोले बाबा वहाँ से यहाँ आ गए गुप्त काशी में। तो पांडव जो है खोजते खोजते यहाँ आ गए भोले बाबा को। तो जब भोले बाबा को खोजते खोजते यहाँ आए तो भोले बाबा ने बैल का रूप बना लिया अपना। भीम ने पहचान लिया उन्हें, और भीम ने जब उन्हें पकड़ने की कोशिश की, जब पकड़ा तो भोले बाबा के जो अलग अलग अंग थे वो अलग अलग जगह पे गिरे, जो आज भी उत्तराखंड में पंच केदार नाम से फेमस हैं। जैसे कि उनका जो कुबड़ था वो गिरा केदारनाथ धाम में, जो उनके अंग हाथ पैर थे वो गिरे तुंगनाथ में, जो उनकी नाभि का हिस्सा था वो गिरा मध्य महेश्वर में, जो उनके बाल थे वो गिरे कल्पेश्वर में, और जिनका मुख था वो गिरा रुद्रनाथ मंदिर में। तो ये कुछ पंच केदार बोले जाते हैं उत्तराखंड में। तो ये गुप्त काशी मंदिर इसलिए बहुत फेमस है। और यहाँ पर 2 मंदिर हैं, आप कभी भी जाइएगा, बहुत सुंदर, बहुत प्राचीन मंदिर है। और यहाँ 2 मंदिर हैं, एक भगवान शिव का मंदिर है और एक अर्धनारीश्वर स्वरूप का मंदिर है। तो इन दोनों के दर्शन आप जरूर करिएगा। पास में ही एक कुंड है जिसमें गंगा जी और यमुना जी दोनों का जल आता है। अब गुप्त काशी में कुछ समय बिताने के बाद आप आगे बढ़ जाइए सीधे सोनप्रयाग के लिए। सोनप्रयाग देखिए मेन पॉइंट बोला जाता है, यहीं से यात्रा स्टार्ट होती है केदारनाथ धाम की। तो सोनप्रयाग गुप्त काशी से 1 घंटा पहुंचने में लगेगा। सोनप्रयाग
में आपको स्टे करना पड़ेगा एक दिन। क्यों? उसका रीज़न ये है कि केदारनाथ यात्रा पर जब आप पैदल जाएंगे ट्रैकिंग करते हुए तो आपको पूरा दिन चाहिए, 7 से 8 घंटे चाहिए ट्रैकिंग करने के लिए। तो आप शाम को नहीं कर पाएंगे, रात में नहीं कर पाएंगे। तो सोनप्रयाग में रुकना मस्ट हो जाता है, या फिर आप गौरी कुंड में भी रुक सकते हैं जो कि 5 किलोमीटर आगे। लेकिन मेरी मानिए तो आप सोनप्रयाग में रुकिए और नेक्स्ट मॉर्निंग ही ट्रैकिंग पे निकलिए। अब सोनप्रयाग में आप कर क्या सकते हैं? अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, एक्स्ट्रा डे है, तो क्या कर सकते हैं? यहाँ पर एक मंदिर है, यहाँ से 11 से 12 किलोमीटर दूर, जहाँ तक गाड़ी जाती है। तो अगर आपके पास टाइम है, प्रॉपर टाइम है, तो आप इस मंदिर के दर्शन करने ज़रूर जाइएगा। उसके बाद फिर आप सोनप्रयाग आइए, स्टे करिए, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग अपनी यात्रा स्टार्ट करिए। तो सेकेंड डे का स्टे जो हमारा होगा वो सोनप्रयाग में ही होगा। अब आते हैं हम डे 3 में। डे 3 जो डे 3 है हमारा, उसमें हम क्या करेंगे? हम सोनप्रयाग से ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे 5 किलोमीटर दूर। वहाँ तक गाड़ियाँ भी जाती हैं, पर्सनल गाड़ी नहीं जाती, लेकिन वहाँ लोकल टैक्सीज जाती हैं। वो जगह आती है गौरी कुंड, जो मेन पॉइंट है जहाँ से लोग ट्रैकिंग पैदल करते ही हैं, घोड़े खच्चर से करते हैं, वो गौरी कुंड जगह आती है। वहाँ गौरा माता का बहुत प्राचीन मंदिर है, और वहाँ पर एक गौरी कुंड है जहाँ पर गर्म पानी का सोता है। तो ऐसी मान्यता है कि वहाँ पर पार्वती जी ने भगवान शिव के लिए बहुत तपस्या की थी, तब बाद में भगवान शिव प्रसन्न हुए और फिर बाद में उनका विवाह हुआ। तो ऐसी मान्यता है उस जगह में, इसलिए उसका नाम गौरी कुंड है, और गौरी कुंड उन्हीं के नाम पे पड़ा हुआ, माता गौरी के नाम पे। तो गौरी कुंड आप जाइए, दर्शन करिए, नहाइए, फिर वहाँ से आप सीधे निकल जाइए ट्रैकिंग पे केदारनाथ धाम की। वहाँ पर आपको पोनी, खच्चर वगैरह ये सब मिल जाएंगे, पालकी मिल जाएगी और वो सब मिल जाएगा आपको। फिर वहाँ से आप ट्रैकिंग स्टार्ट करिए। ट्रैकिंग करेंगे आप, तो ट्रैकिंग अगर आप मॉर्निंग में स्टार्ट करते हैं 7 बजे, तो आपको पहुँचने में ऊपर तक पैदल कम से कम 3 से 4, 5 भी बज सकता है, आराम से लग जाएगा टाइम, क्योंकि काफ़ी दूर है और खड़ी चढ़ाई है। तो आप पहुँचेंगे केदारनाथ धाम। केदारनाथ धाम तो डे 3 में आप केदारनाथ धाम में ही स्टे करेंगे, क्योंकि आप इतना थक जाएंगे ना रात तक पहुँचते हुए, ये वहाँ पर आपको स्टे करना ही पड़ेगा। और अगर आप पहले से इसकी बुकिंग करा लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर है। गवर्नमेंट का मैं आपको लिंक दे दे रहा हूँ, GMVN ऑनलाइन डॉट करके कुछ है, मैं आपको नीचे दे रहा हूँ। इस पर आप जाके टेंट बुक करना चाहें, जो बुक करना चाहें वो पहले से ऑनलाइन बुक करा लेंगे, वो आसानी रहेगी। ठीक, अब क्या करते हैं, डे 3 में हमारा स्टे हो गया केदारनाथ धाम में। डे 4 जब आएगा, डे 4, तो सबसे पहले तो आप दर्शन करेंगे भगवान के। दर्शन करेंगे, आसपास ऊपर एक भैरव बाबा का मंदिर है, उनके दर्शन करेंगे। पीछे शंकराचार्य जी की एक स्टैचू बना हुआ, समाधि बोली जाती है, उनके दर्शन करेंगे। पास में ही रुद्रा मेडिटेशन केव है, वो देखेंगे। ऊपर के साइड केदारनाथ मंदिर के जस्ट पीछे ऊपर की साइड एक चोराबाड़ी ग्लेशियर है, वो आप देख नहीं पाएंगे क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पे, लेकिन मैं बता दिया है। पास में ही एक ट्रैकिंग बोला जाता पॉइंट है, वासुकी ताल एक जगह है, जिसको कुछ लोग करते हैं, सब लोग नहीं कर पाते। तो वो सब आप देख के उसी मॉर्निंग में ही वहाँ से रिटर्न मारिए, क्योंकि आपको पहुँचने में, यहाँ सोनप्रयाग तक पहुँचने में टाइम लगेगा। अगर मॉर्निंग में आप 9-10 बजे भी निकलते हैं वहाँ से, तो यहाँ 4 से 5 बज जाएगा यहाँ पहुँचने में। तो जल्दी निकलिए, यहाँ पहुँचिए, और कोशिश करिए कि उसी दिन आप पहुँच जाएं गुप्त काशी तक। गुप्त काशी तक तो डे 4 का जो आपका स्टे हो जाएगा वो गुप्त काशी में ही स्टे होगा डे 4 का, क्योंकि आप रात तक पहुँच पाएंगे गुप्त काशी, और यहाँ पर आपको स्टे करना ही पड़ेगा। अब क्या करिए, अब डे 5 में आइए। डे 5 में सबसे पहला काम करिए, आप सीधे निकलिए रुद्रप्रयाग के लिए। यहाँ से प्रयाग, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, 2 रास्ते हैं यहाँ तक पहुँचने के, यानी बद्रीनाथ तक जाने के 2 रास्ते हैं। इसलिए बता रहा हूँ रास्ता कि अगर कोई सिर्फ बद्रीनाथ जाना चाहे तो उसके लिए आसानी हो सके। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ से आपको जो साधन है, शेयरिंग टैक्सी और ये सब बहुत आसानी से मिल जाएगा, इसलिए मैं रास्ता बता रहा हूँ। जाने के 2 रास्ते हैं। तो रुद्रप्रयाग आप आएंगे, उसके बाद फिर आप आगे बढ़िए। तो सबसे पहली जगह इसके बाद जो आएगी वो आएगी कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग बहुत प्राचीन जगह है और बहुत खूबसूरत संगम है। यहाँ पर अलकनंदा नदी और पिंडर नदी का बहुत खूबसूरत संगम है। कर्णप्रयाग नाम
महाभारत के एक पात्र कर्ण के नाम पे पड़ा है। ऐसा माना जाता है कि कर्ण ने यहाँ पर जब सूर्य भगवान से प्रार्थना की, पूजा की उनकी, तो सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर यहाँ पर ही अभेद कवच जो था कर्ण का वो प्रदान किया था, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के बाद जो दाह संस्कार होता है कर्ण का, वो यहीं पर किया था, इसलिए ये जगह बहुत फेमस है। और यहाँ 2 नदियों का संगम मैंने बताया ना, अलकनंदा नदी और पिंडर नदी। तो अलकनंदा नदी तो बद्रीनाथ से आती है, जो पिंडर नदी है वो ऊपर पिंडर ग्लेशियर से आती है, पिंडारी ग्लेशियर जिसको बोलते हैं। आपने काफ़ी नाम सुना होगा, पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक वगैरह लोग करते हैं, वहाँ से आती हैं। कर्णप्रयाग बहुत खूबसूरत जगह है और बहुत अच्छी जगह है, आप इनके दर्शन ज़रूर करिए, काफ़ी अच्छी जगह है। 1-2 घंटे टाइम निकाल के इस जगह पर ज़रूर रुकिएगा। फिर कर्णप्रयाग से जब आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद जो मेन जगह आएगी वो आएगी नंदप्रयाग। देखिए, नंदप्रयाग भी बहुत प्राचीन और बहुत फेमस जगह है। इसका पौराणिक महत्व बहुत ज़्यादा है। आपने शकुंतला का नाम सुना होगा, तो कहते हैं कण्व ऋषि का आश्रम यहीं पर था, शकुंतला जहाँ रहा करती थी। तो ये बहुत फेमस जगह है और ये नंद बाबा के नाम से भी बहुत फेमस है। कहते हैं कि नंद बाबा को यहाँ पर ही वरदान मिला था कि भगवान कृष्ण उनके घर में मतलब कि रहेंगे, ऐसा वरदान था। तो ये जगह बहुत प्राचीन और बहुत फेमस है। तो नंदप्रयाग में आप कुछ समय बताइए। और यहाँ पर एक संगम है अलकनंदा नदी का और नंदाकिनी नदी का। मंदाकिनी नहीं, नंदाकिनी नदी एक और है, उनका संगम है, इनके भी आप दर्शन करिएगा। फिर आप आगे बढ़िएगा सीधे, तो जब इनके आप दर्शन कर लेंगे और आप आगे बढ़ेंगे तो जो उसके बाद जो सबसे बड़ी जगह आएगी वो आएगी जोशी मठ। जोशी मठ में भी एक बहुत प्राचीन मंदिर है। आदि शंकराचार्य ने यहाँ पर मठ की स्थापना की थी, ज्योतिर्मठ बोला जाता है। और यहाँ पर नरसिंह जी का एक मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। अगर चाहें आप तो कुछ समय निकाल के दर्शन कर लीजिए। और हाँ, एक आपको जानकारी और दे दूँ कि यहीं से औली के लिए भी रास्ता जाता है। तो ये एक आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बताया। जोशी मठ के बाद जो मेन जगह आएगी वो आएगी विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग अलकनंदा नदी और धौली गंगा नदी का संगम है और ये बहुत ही प्राचीन जगह है, बहुत खूबसूरत संगम है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर नारद मुनि ने भगवान विष्णु की बहुत ज़्यादा समय तक तपस्या की थी और भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर नारद मुनि को यहाँ पर दर्शन दिए थे। ये विष्णुप्रयाग में ही 1 किलोमीटर दूर मंदिर है। आप यहाँ रुकिए तो इस मंदिर के दर्शन आप जरूर करिएगा, फिर आप आगे बढ़िएगा विष्णुप्रयाग से। तो विष्णुप्रयाग के जब आप आगे बढ़ेंगे, वैसे तो कई छोटे छोटे मंदिर हैं वहाँ पर, बहुत प्राचीन, लेकिन उसको मैं इस वीडियो में अभी स्किप कर रहा हूँ, वो किसी वीडियो में और कवर कर लेंगे। लेकिन जो इसके बाद जो सबसे मेन जगह आएगी वो आएगी बद्रीनाथ धाम। देखिए, अगर आप रुद्रप्रयाग से मॉर्निंग में निकलेंगे तो बद्रीनाथ धाम पहुँचने में आपको रात हो जाएगी, 9-10 बज जाएगा। तो डे 5 का जो स्टे होगा आपका बद्रीनाथ धाम में ही होगा। तो ये मान के चलिए कि हम 9-10 बजेंगे, तो आप रात में अगर दर्शन करना चाहें, मंदिर खुला है तो कर सकते हैं, वरना थक जाएंगे आप तो बद्रीनाथ धाम में स्टे करिए। आपको चलना नहीं है बिल्कुल भी, स्टे करिए और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग आप दर्शन करिए। तो डे 5 का मैंने बता दिया। अब डे 6 में आइए। डे 6 में आप दर्शन करेंगे बद्रीनाथ धाम के, दर्शन करेंगे। अच्छे से दर्शन करिए, प्रॉपर टाइम लेकर दर्शन करिए। उसके बाद फिर क्या करिए, आप निकलिए पैदल, वॉक पे निकलिए या गाड़ी से भी जा सकते हैं। 2 से 3 किलोमीटर दूर है माना विलेज। इसको बोला जाता था पहले इंडियाज़ लास्ट विलेज, लेकिन इस समय इसको बोला जाता है इंडियाज़ फर्स्ट विलेज। और इसकी प्राचीन मान्यता, पौराणिक मान्यता इतनी ज़्यादा है कि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो मैं बता दूं आपको, यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको सरस्वती नदी देखने को मिलेगी, सरस्वती रिवर आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। साथ ही यहाँ पर एक व्यास गुफा है। कहते हैं व्यास जी जो थे, इसी जगह पर उन्होंने जो महाभारत जो गणेश भगवान ने लिखी थी, इसी जगह पर उन्होंने ही बताई थी गणेश भगवान को। ये वो जगह है व्यास गुफा। यहीं पर एक भीम पुल भी है, भीम पुल, जो भीम ने बड़ी शिला फेंक के बनाया था, वो सरस्वती नदी के ऊपर ही ऐसे टिकी है। और ऐसी मान्यता है कि 5 पांडव यहीं से इसी पुल को पार करके ही आगे स्वर्ग की ओर गए थे, ऐसी मान्यता है। साथ ही यहाँ पर एक झरना है, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, उसके लिए ट्रैकिंग करके आपको जाना होगा।
बहुत ही खूबसूरत वो झरना है। लोग जाते हैं, ट्रैकिंग के शौकीन जो लोग होते हैं वो जाते हैं झरने को देखने के लिए। लेकिन अगर आप माना विलेज भी जा रहे हैं तो अपने आप में सफिशिएंट है। पूरा विलेज घूमिए, वहाँ पे पेंटिंग्स देखिए, हर घर में पेंटिंग बनी है वो देखिए। और फिर जब आप प्रॉपर उसको घूम लीजिएगा 2-3 घंटे में, तो आराम से 2-3 बजे तक रिटर्न मारिए आप ऋषिकेश के लिए। जो डे 7 होना है ना, जो आप सही से घूम लेंगे, सब कर लेंगे, उसके बाद रिटर्न मार लीजिए आप सीधे ऋषिकेश के लिए। जैसे भी आपको हो वैसे कर लीजिए। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, वरना आप अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं। तो ये मैंने 7 दिनों का आपको केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम यानी 2 धाम का एक कंप्लीट टूर प्लान बताया। अब अपने थर्ड पॉइंट पे आते हैं, होटल्स और टैक्सी के लिए। देखिए होटल्स का मैंने बताया केदारनाथ धाम में, मैंने आपको लिंक दे दिया GMVN, इस पे जाके आप चेक कर सकते हैं। आपको अगर मिल रहा है तो अच्छी बात है, वरना आपको वहाँ प्राइवेट होटल्स और कैंप्स वगैरह मिलेंगे। बद्रीनाथ धाम में आप ऐसे भी जाएंगे तब भी आपको होटल्स मिल जाएंगे, क्योंकि हम लोग जब गए थे तो हम लोग को ईजिली होटल मिल गया था बद्रीनाथ धाम में, कोई सच कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं हुई थी। ठीक, टैक्सी की बात कर लेते हैं। टैक्सी आपको हर आधा घंटे में अवेलेबल मिलेगी, कहीं से भी आप जाएँ, क्योंकि 4 धाम रूट, जब 4 धाम में यात्रा स्टार्ट होती है तो वो रूट बहुत बिजी रहता है और हर समय आपको शेयरिंग टैक्सी तो हर समय मिलेगी आपको। बस की बात कर लें, बस आप कहीं से भी जाइए, चाहे इस साइड जाइए चाहे बद्रीनाथ साइड जाइए, मॉर्निंग में ही निकलना पड़ेगा आपको। हरिद्वार या ऋषिकेश से बस आपको मिल जाएगी मॉर्निंग। हरिद्वार से तो मॉर्निंग में 4-4:30 बजे से बस स्टार्ट हो जाती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो ये करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ना बस की, ना टैक्सी की और ना होटल्स की। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।